हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बाय शुभाम कुमार सिंह बुक के बारे में। रात के 10:30 बजे थे। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। अंधेरे कमरे में बस एक लैंप जल रहा था और समीर अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग भटक रहा था। आज फिर ऑफिस में बॉस ने डांटा था। घर आते ही माँ की तबीयत को लेकर चिंता ने घेर लिया और ऊपर से वो नेहा की कोल्ड बिहेवियर ने जैसे अंदर से हिला दिया। क्यों इतना फील करता हूं मैं हर चीज को? उसने खुद से सवाल किया। यही सवाल उसे उस किताब तक ले आया, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। पहले तो लगा ये भी बस कोई स्पिरिचुअल फिलॉसफी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया समझ में आने लगा कि डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं होता और ना ही किसी से डिस्कनेक्ट होना। असली मतलब होता है टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट विदाउट बीइंग ओन्ड बाय इट। समीर को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब स्कूल में टीचर ने डांट दिया था तो दिन भर घर में चुप बैठा रहता था। किसी दोस्त ने धोखा दिया तो हफ्तों तक ट्रस्ट ही नहीं कर पाया किसी पर। उसने हमेशा हर इमोशन को टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे वो इमोशंस ही उसकी आइडेंटिटी हो। लेकिन अब समझ आ रहा था कि ये अटैचमेंट ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। हर चीज से इतना जुड़ जाना कि अगर वो चीज या इंसान उसकी लाइफ से चला जाए तो जैसे समीर खुद को ही खो दे। एक दिन शाम को समीर पार्क में बैठा था। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बुजुर्ग दंपत्ति चुपचाप एक बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। समीर के बगल में एक लड़का बैठा हुआ था जो फोन में किसी लड़की से लड़ रहा था। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ना, मैं ही हर बार समझौता क्यों करूं? समीर ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और खुद से बोला, सेम स्टोरी, बस अलग चेहरे। उसे अब समझ में आने लगा था कि डिटैचमेंट का मतलब सेल्फिश या इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को महसूस करना, पर उनमें डूब ना जाना, जैसे पानी में चलना और भीगने से बचना। इमोशंस को एक्नॉलेज करना, लेकिन उनसे कंट्रोल ना होना। एक बार उसने एक यूट्यूब वीडियो में सुना था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तब समझ नहीं आया था, अब क्लैरिटी मिल रही थी। जब कोई बात बुरी लगती है तो नेचुरली हर्ट फील होना कॉमन है, लेकिन उस हर्ट को अपने अंदर वीक्स तक पकड़े रखना, उसी पर बार बार सोचते रहना, वो सफरिंग हमारी चॉइस होती है। समीर ने यह प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रेजेंस में रहना। जब वो खाना खा रहा होता तो सिर्फ खाने पर फोकस करता, टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा। जब वॉक पे जाता तो सिर्फ कदमों की आवाज और हवा की ठंडक पर ध्यान देता। धीरे धीरे वो सीखने लगा कि माइंड को प्रेजेंट में एंकर्ड कैसे रखा जाए। एक दिन जब फिर से ऑफिस में टेंशन हुआ और नेहा ने कोल्ड मैसेज भेजा तो पहले की तरह उसका मूड खराब नहीं हुआ। इंस्टेड उसने खुद को पूछा, क्या मैं इस इमोशन का ऑब्जर्वर बन सकता हूं इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रैप्ड बाय इट। वो इमोशन को फील कर रहा था, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, पर उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहा था। उसने डीप ब्रीथ लिया और खुद से कहा, यह भी गुजर जाएगा। समीर की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब उसने खुद को समझाना शुरू किया कि हर चीज टेम्परेरी है। सक्सेस, फेलियर, रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इंसल्ट्स, सब कुछ। और जब ये रियलाइजेशन स्ट्रांग होने लगी तो उसको एक किस्म की इनर पीस महसूस होने लगी। वो अब हर चीज से डिटैच नहीं हुआ था, लेकिन अब वो चीजें उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक दिन नेहा ने कॉल किया, तुम बदल गए हो समीर, पहले छोटी बातों पे परेशान हो जाते थे, अब शांत रहते हो। समीर मुस्कुराया, शांत हूं क्योंकि अब खुद से जुड़ गया हूं और हर चीज से थोड़ी दूरी बना ली है ताकि उन्हें क्लैरिटी से देख सकूं। नेहा थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसे भी समीर का नया वर्जन इंट्रीगिंग लग रहा था। समीर ने अब लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना कम कर दिया था। अगर कोई हेल्प करे तो ग्रेटिट्यूड, ना करे तो एक्सेप्टेंस। अगर कोई प्यार दे तो एंजॉय इट, अगर इग्नोर करे तो लेट इट गो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अटैच नहीं होंगे तो हम कोल्ड या अनकेयरिंग बन जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब हम डिटैच होकर प्रेजेंट रहते हैं तो एक्चुअली हम ज्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं, बिना डर के, बिना इनसिक्योरिटी के। समीर की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। वो चीजें अब भी होती थीं, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स, हेल्थ कंसर्न्स, लेकिन अब वो उन चीजों का हिस्सा था, पर उनका गुलाम नहीं। उसने समझ लिया था, हेल्थी डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट शोइंग अप विथ क्लैरिटी एंड पीस। कभी कभी वो पुराने दिनों की डायरी पढ़ता, जहां उसने दर्द, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट भरा होता।
लेकिन अब वो पेजेस पढ़कर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो उन इमोशंस को समझता है, जज नहीं करता। वो इमोशंस उसकी कहानी का हिस्सा थे, पर अब उसे डिफाइन नहीं करते। उसने महसूस किया कि डिटैचमेंट का असली मतलब होता है टू बी फुली इन्वॉल्व्ड बट नॉट इंटैंगल्ड। जैसे एक एक्टर जो रोल निभाता है, इमोशंस एक्सप्रेस करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो सिर्फ एक रोल है, उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। समीर की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सभी कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होते हैं किसी इंसान से, किसी एक्सपेक्टेशन से या किसी आउटकम से, और जब वो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर होती है तो हम टूट जाते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर हम सीख जाएं टू लव विदाउट क्लिंगिंग, टू केयर विदाउट कंट्रोलिंग, टू बी इन्वॉल्व्ड विदाउट लूजिंग आवरसेल्व्स, तो शायद हम अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाए। समीर अब भी वही इंसान था, पर अब वो अपनी लाइफ का ऑब्जर्वर भी था। और यही फर्क होता है विथड्रॉल और हेल्थी डिटैचमेंट में। जहाँ विथड्रॉल में हम डर से भागते हैं, वहीं डिटैचमेंट में हम प्यार से जुड़ते हैं, लेकिन एक ऐसी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ के साथ जो हमें फ्री कर देती है। समीर ने आखिरकार डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश उसे परेशान नहीं कर रही थी। इंस्टेड वो हर बूंद को फील कर रहा था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसने खुद से कहा, अब मैं हर इमोशन को फील करूंगा, लेकिन उसमें फंसूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे डिटैचमेंट का मतलब समझ में आ गया है। लाइव फुली, लव डीपली, बट लेट गो ग्रेसफुली। और यही उसकी नई जर्नी की शुरुआत थी, अंदरूनी फ्रीडम की तरफ। समीर की जिंदगी अब थोड़ी सी शांत हो चली थी। वो डिटैचमेंट और प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट को समझ चुका था और उसे प्रैक्टिस भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंसान को लगने लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, जिंदगी तभी उसे एक नया टेस्ट दे देती है। इस बार टेस्ट आया उसके करियर के रूप में। समीर को अपनी कंपनी में एक बहुत ही डिजायर्ड प्रमोशन का इंतजार था। पिछले 2 साल से वो मेहनत कर रहा था, ओवरटाइम दे रहा था, हर काम में इनिशिएटिव लेता था। उसका मानना था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो रिवॉर्ड मिलना तय है। और इसी एक्सपेक्टेशन ने उसके अंदर एक इनविजिबल इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर दी थी। प्रमोशन मिलना ही चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार। प्रमोशन का दिन आया। ऑफिस में बज़ था, सब लोग एक्साइटेड थे। समीर कॉन्फिडेंट था और थोड़ा एंग्शियस भी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, समीर का नाम नहीं था। वो कुछ देर तक मॉनिटर को घूरता रहा, जैसे सिस्टम में कोई एरर हो गया हो, शायद नाम छूट गया होगा। पर जब HR से कंफर्म किया तो सच्चाई सामने थी, किसी और को वो पोजीशन मिल गई थी। समीर का दिमाग जैसे स्पिन करने लगा। उसके अंदर सवालों की बाढ़ आ गई। मैंने क्या कमी छोड़ी? मेरी जगह उस बंदे को क्यों? क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं? वो पूरे दिन कुछ बोल नहीं पाया। रात को घर आया तो खाली खाली सा फील कर रहा था। सब कुछ डल लग रहा था। खाना, कमरे की रोशनी, खुद की सोचें। उसने खुद से पूछा, क्यों इतना डिस्टर्ब हो गया हूं मैं? वो जवाब मिला, क्योंकि मैं रिजल्ट से इमोशनली अटैच हो गया था। उसने फ्लैशबैक में सोचा, कैसे पिछले 6 महीने से उसका हर काम इस होप पर था कि इससे प्रमोशन जल्दी मिलेगा। हर बार जब बॉस ने तारीफ की तो उसने उसे सिग्नल माना। हर बार जब कोई और छोटा काम दे दिया गया तो उसे इंसल्ट समझा। रियलिटी ये थी कि समीर का पूरा हैप्पीनेस और पीस अब उस एक रिजल्ट पर टिका हुआ था। उसने फिर से वही किताब निकाली, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, और पढ़ना शुरू किया उस चैप्टर को जिसमें इमोशनल अटैचमेंट और आउटकम क्लिंगिंग के बारे में बताया गया था। वहां लिखा था, जब आप अपने भावनाओं को परिणामों से जोड़ते हैं तो उन्हें आपको नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। समीर को समझ आया कि उसने सिर्फ काम नहीं किया था, बल्कि अपनी आइडेंटिटी ही उस प्रमोशन से जोड़ ली थी। और जब वो नहीं मिला तो जैसे उसने खुद को रिजेक्ट कर दिया हो। इमोशनल अटैचमेंट किसी इंसान, रिजल्ट या इवेंट से ज़्यादा उससे जुड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन से होता है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप मिला तो मैं कंप्लीट फील करूंगा, या ये जॉब मिली तो ही मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। और जैसे ही वो चीज़ नहीं होती तो वो दुख नहीं होता उस चीज़ का, दुख होता है उस इल्यूजन का जो हमने बना लिया था। समीर अब अपने अंदर की हलचल को समझ रहा था। उसे ये भी समझ आया कि इमोशनल अटैचमेंट आपको रिएक्टिव बना देती है। जैसे एक दिन जब उसने देखा कि जिस कॉलीग के अपन को प्रमोशन मिला है वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो समीर को अंदर से जलन हुई। पहले वो इंसान उसका दोस्त था,
लेकिन उस दिन उसे देखकर माइंड ने सोचा यही बंदा मेरा हक ले गया। फिर एक दिन कैफेटेरिया में वो बैठा हुआ था और वही कलीग उसके पास आया और बोला, कांग्रेट्स नहीं बोलोगे? समीर का मन था बोलने का, जिसे मिलना था उसे तो नहीं मिला, लेकिन उसने खुद को रोका और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, कांग्रेट्स ब्रो, यू डिजर्व इट। लेकिन अंदर से वो खुद को फेक फील कर रहा था। रात को समीर ने बहुत गहराई से सोचा, मैं इतना क्यों डिस्टर्ब्ड हूं? क्या इस प्रमोशन ने मेरी वर्थ डिफाइन करनी थी? जवाब था नहीं, पर मैंने खुद को यह मान लिया था। उसने डायरी में लिखा, मेरी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने उस आउटकम से अपना सेल्फ वर्थ जोड़ लिया था। इमोशनल अटैचमेंट तब खतरनाक होती है जब हम आउटकम को सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और जब वो गोल मिस हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम फेल हो गए। समीर अब रोज अपने आप से एक सवाल पूछने लगा, क्या मैं अपनी मेहनत का आनंद ले पा रहा हूं या सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं? धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि काम करने में उसे क्या अच्छा लगता है। लोगों के साथ कोलैबोरेशन, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कुछ नया सीखना, ये सब चीजें उसके कंट्रोल में थी। लेकिन प्रमोशन मिलना या ना मिलना वो तो पूरी तरह बाहर की चीज थी। जब वो आउटकम के थॉट से डिटैच होने लगा तो एक सरप्राइजिंग चीज हुई, उसका काम और भी बेहतर हो गया। अब वो प्रेशर में नहीं था, रिएक्टिव नहीं था और कंपैरिजन में नहीं उलझा था। अब अगर कोई और प्रेज पा लेता तो उसे खुद को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसका सेटिस्फैक्शन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं, इंटरनल ग्रोथ से आने लगा था। एक दिन शाम को जब वो पार्क में वॉक कर रहा था तो उसने कुछ बच्चों को देखा जो पतंग उड़ा रहे थे। एक बच्चे की पतंग उलझ गई और कटकर गिर गई। बच्चा 2 पल को उदास हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, दूसरी उड़ा लूंगा। समीर ठिठक गया। वहीं तो उसकी लर्निंग थी। आउटकम चला गया पर गेम अभी जारी है। उसने सोचा, अगर हम बच्चे जैसे बन जाएं तो शायद जिंदगी जीने में आसान हो जाए। हम सब आउटकम से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने अंदर ये बिलीफ पाल लिया है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। पर यह सच नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट हमें कमजोर बनाता है क्योंकि वो हमारी खुशी किसी ऐसी चीज पर डिपेंड करवा देता है जो हमेशा कंट्रोल में नहीं होती। समीर ने अब कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, डू योर बेस्ट बट लेट गो ऑफ द रेस्ट। अब वो अपने काम में फोकस करता था, इंटेंशन स्ट्रांग रखता था, पर रिजल्ट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होता। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर मेंबर ने उससे कहा, सर आप हमेशा इतने काम कैसे रहते हो? आप पर कभी कुछ असर नहीं होता क्या? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, असर तो होता है, पर मैं खुद को उस असर का मालिक नहीं बनने देता। उस जूनियर को समझ नहीं आया, लेकिन समीर को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। अब जब भी कोई रिजेक्शन आता, कोई फेलियर या डिले होता, तो समीर उससे भागता नहीं था। वो बैठकर उसे फील करता, समझता और फिर रिलीज कर देता। उसे अब पता चल गया था कि लाइफ में स्टेबिलिटी बाहर की सिचुएशंस में नहीं बल्कि अंदर की अंडरस्टैंडिंग में होती है। अब वो हर आउटकम को एक फीडबैक की तरह देखता, कुछ सिखाने वाला, कुछ नया समझाने वाला। इमोशनल अटैचमेंट का जाल बहुत सटल होता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ डिजायर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डिजायर एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है और फिर एक्सपेक्टेशन बन जाती है सफरिंग की वजह। समीर अब जान चुका था कि ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब हम हर चीज को पूरी मेहनत और लव के साथ करते हैं, लेकिन रिजल्ट से फ्री रहते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग अब उसके हर एस्पेक्ट में दिखने लगी, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। अब वो किसी इंसान के साथ प्यार करता था पर पॉजेसिवनेस के बिना, काम करता था डेडिकेशन के साथ पर रिजल्ट की चिंता के बिना, अपने सपनों के पीछे भागता था पर अगर कुछ बदल जाए तो उसे एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी साथ में रखता था। उसने डायरी में एक लाइन लिखी, इमोशनल अटैचमेंट ने मुझे रिएक्शन में जीना सिखाया और डिटैचमेंट ने मुझे रिस्पॉन्स में। अब समीर को असली पीस मिलने लगी थी, ऐसी पीस जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन या आउटकम से नहीं बल्कि खुद की क्लैरिटी से आई थी। और शायद यही असली जीत होती है, जब हम जिंदगी से कुछ मांगते नहीं बल्कि जो है उसमें ग्रो करना सीख जाते हैं, बिना कंप्लेंट, बिना एक्सपेक्टेशन, सिर्फ प्योर प्रेजेंस और लाइटनेस के साथ। समीर की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसे इमोशनल अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच का फर्क समझ आने लगा था। उसे यह भी एहसास हो चुका था कि पीस सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम आउटकम्स के साथ ओवर अटैच्ड ना हो।
लेकिन अब जो सवाल उसके सामने खड़ा था वो ये था, कैसे इस अवेयरनेस को हमेशा के लिए मेंटेन किया जाए। कई बार उसने खुद को शांत और प्रेजेंट महसूस किया, लेकिन फिर कुछ घंटे, कुछ दिन बाद फिर वही उलझाव, वही पुराने थॉट लूप्स वापस आ जाते, जैसे दिमाग को बार बार एक ही पैटर्न में खींचने की आदत सी हो गई हो। एक दिन उसने खुद से पूछा, अवेयरनेस आ तो जाती है पर टिकती क्यों नहीं? उसी सवाल का जवाब उसे मिला माइंडफुलनेस में। एक रविवार की सुबह समीर एक कैफे में बैठा था जहां वह अक्सर किताबें पढ़ा करता था। सामने वाली टेबल पर एक बूढ़े अंकल अकेले चाय पी रहे थे और एक किताब में कुछ अंडरलाइन कर रहे थे। समीर की नज़र बार बार उनकी किताब की तरफ जा रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो उठकर उनके पास गया और पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं? अगर बुरा ना माने तो? अंकल मुस्कुराए और बोले, माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। ज़रा पुरानी किताब है लेकिन हर बार नई लगती है। समीर की दिलचस्पी जाग गई। माइंडफुलनेस मतलब क्या? मेडिटेशन ही है? अंकल बोले, मेडिटेशन तो एक तरीका है, पर माइंडफुलनेस मतलब है हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। जैसे अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी बात पर है या पीछे कुछ और सोच रहे हो? समीर थोड़ी देर चुप रहा। सच कहूं तो दिमाग का आधा हिस्सा अभी भी एक ईमेल की चिंता में उलझा है। अंकल हंसे, यही तो आजकल की प्रॉब्लम है, हम एक ही समय में 10 चीजों में बटे रहते हैं। माइंडफुलनेस सिखाती है जो कर रहे हो बस पूरी तरह से वही करो। उस दिन की बातचीत समीर के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ डिटैचमेंट और प्रेजेंस की फिलॉसफी नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसे डेली प्रैक्टिस भी बनाएगा। उसने अपने दिन की शुरुआत करने का तरीका बदल दिया। अब सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने के बजाय वो 10 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता। बस बैठकर सांस अंदर बाहर होते हुए फील करना। शुरू में मुश्किल लगा। दिमाग हर 2 सेकंड में भटकता था, कभी पेंडिंग टास्क, कभी किसी की कई बात, कभी नेहा की यादें। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता गया, उसे महसूस हुआ कि वो अपने थॉट्स को पकड़ना नहीं चाहता, बस ऑब्जर्व करना चाहता है। धीरे धीरे समीर ने एक नई टेक्निक सीखी, सेंसरी ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब था अपने सेंसेस से जुड़ना, जैसे नहाते वक्त पानी की ठंडक को फील करना, चाय पीते वक्त उसके फ्लेवर को नोटिस करना, वॉक करते समय पैरों के नीचे जमीन की टेक्सचर को महसूस करना। पहले ये सब बातें उसे बेवकूफ़ी लगती थीं, जैसे कौन चाय पीते वक्त उसका टेस्ट महसूस करता है। लेकिन अब वो जानता था कि यही छोटी छोटी बातें उसे प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रखती हैं। एक दिन जब वो घर की बालकनी में बैठा था तो उसने पहली बार गौर किया कि शाम की हवा में हल्की सी गंध होती है और बर्ड्स की आवाज़ कितनी अलग अलग तरह की होती है, कुछ लंबी, कुछ तीखी, कुछ धीमी सी। पहले वो सब कुछ अनसुना, अनदेखा हो जाता था, पर अब नहीं। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी में हैप्पीनेस बाहर कुछ बड़ा अचीव करने से नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स को पूरी तरह से जीने से आती है। एक बार ऑफिस में बहुत तेज स्ट्रेस वाला दिन था। क्लाइंट की डेडलाइन, टीम की मिस्टेक्स, ऊपर से बॉस का दबाव। पहले की तरह होता तो समीर रिएक्ट कर जाता, चिल्लाता या खुद को ब्लेम करने लगता। लेकिन अब उसने सीखा था पॉज लेना। वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकला, टेरेस पर गया और बस खड़ा होकर 5 मिनट अपनी सांसों को गिनने लगा। 1 सांस, 2 सांस, 3 इनहेल, 4 एक्सहेल। सिर्फ 5 मिनट बाद उसका दिमाग शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि प्रॉब्लम सॉल्व करना अब भी जरूरी है, पर उसके ऊपर से पैनिक का वेट हट चुका था। माइंडफुलनेस ने समीर को एक नया गिफ्ट दिया था, अवेयरनेस ऑफ चॉइस। यानी हर मोमेंट में उसे अब ये महसूस होता कि वो किसी भी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करेगा। कभी कभी वो वॉक करते हुए खुद से बातें करता, अभी क्या सोच रहा हूँ, ये थॉट क्या मुझे हेल्प कर रहा है, क्या मैं इस पल में फुली प्रेजेंट हूँ। ये सेल्फ टॉक अब उसकी हैबिट बन गई थी। नेहा से उसके संबंध भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे। पहले जब वो मैसेज का रिप्लाई देर से देती थी या बात टाल देती थी तो समीर को लगता था कि वो अवॉइड कर रही है, उसे कोई और पसंद आ गया होगा और जाने क्या क्या। अब जब ऐसा होता तो वो एक पॉज लेता और खुद से पूछता, ये जो थॉट आया क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा इमेजिनेशन। और ज्यादातर बार वो मान लेता कि ये बस उसका इंटरप्रिटेशन है, रियलिटी नहीं। धीरे धीरे उसने एक स्किल डेवलप कर ली थी, माइंडफुल इंक्वायरी। यानी हर स्ट्रॉन्ग इमोशन या थॉट के पीछे जाकर उसे ऑब्जर्व करना, जज किए बिना।
अब वो न सिर्फ शांत था बल्कि इमोशनली मैच्योर भी हो रहा था। एक शाम उसने कैफे में बैठे बैठे अपनी डायरी निकाली और लिखा, अर्लियर आई वॉज जस्ट रिएक्टिंग, नाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग, अर्लियर आई वॉज लिविंग इन ऑटो पायलट, नाउ आई एम फाइनली अवेक। ये अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन और टेक्निक से नहीं आई थी, बल्कि कांस्टेंट प्रैक्टिस और हर पल को कॉन्शियसली जीने की कोशिश से आई थी। अब वो अपना मोबाइल भी माइंडफुली यूज करता था, नोटिफिकेशन आते ही ओपन नहीं करता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए खुद से पूछता, मैं बोर्ड हूं या कोई एक्चुअल नीड है, और धीरे धीरे उसकी स्क्रीन टाइम भी कम होने लगी। एक बार उसने अपने एक दोस्त को समझाया, माइंडफुलनेस कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस इतना सा है जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह से मौजूद रहो। जैसे खाना खा रहे हो तो फोन में नहीं, खाने में ध्यान दो। वॉक कर रहे हो तो पास्ट फ्यूचर में नहीं, बस हर कदम को महसूस करो। अब उसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मजा आने लगा था। पहले उसे लगता था कि ये सब बोरिंग है, पर अब उसे लगता कि यही असली रिचनेस है। उसने एक दिन अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया और कहा, चलो एक दिन कहीं घूमने चलते हैं, बिना किसी प्लान के, बस नेचर के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, कोई फोटो नहीं, कोई इंस्टा नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। शुरू में सब हंसे, बोले तू तो मंक बन गया है, लेकिन जब वो आउटिंग हुई तो सबने माना, यार हम बहुत टाइम बाद ऐसे जी पाए बिना डिस्ट्रैक्शन के। समीर अब हर चीज को एक मेडिटेशन बना देता था, वॉक, खाना, बात करना, बैठना, यहां तक कि रोना भी। अगर दुख आता तो वो उसे अवॉइड नहीं करता, बस बैठकर ऑब्जर्व करता उस दुख का टेक्सचर, उस थॉट की गति, उस इमोशन की डेप्थ, और ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे खुद के और करीब आता गया। अब समीर वो इंसान नहीं था जो हर चीज से भागता था, न पेन से न साइलेंस से। वो अब अवेयर था, हर पल में कॉन्शियसली ब्रीदिंग, सेंसिंग, ऑब्जर्विंग एंड चूजिंग। और यही अवेयरनेस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जिंदगी में अब भी चैलेंजेस थे, पर अब उनके सामने वो ग्राउंडेड था। और एक दिन उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं अब अपनी जिंदगी का स्पेक्टेटर नहीं, पार्टिसिपेंट हूं, पूरी तरह कॉन्शियस, फुली अलाइव। उसके लिए अब माइंडफुलनेस कोई अलग एक्टिविटी नहीं थी, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। और यहीं से उसकी जर्नी आगे बढ़ी, अवेयरनेस से अवेकनिंग की तरफ। समीर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। माइंडफुलनेस, सेंसरी ऑब्जर्वेशन और इमोशनल डिटैचमेंट की प्रैक्टिस ने उसके सोचने और जीने का तरीका ही बदल दिया था। पहले जो बातें छोटी छोटी लगती थी, अब वही उसकी पीस और प्रेजेंस का सोर्स बन चुकी थी। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी थे, जैसे इंटेंस इमोशंस का सामना करना। कभी कभी ऐसा होता कि अचानक कोई स्थिति आ जाती और उसका मन बुरी तरह से डगमगा जाता। जैसे एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है और कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। वो खबर सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ दौड़ने लगी। क्या मेरी नौकरी जाएगी? अब क्या करूंगा? घर कैसे चलेगा? उस वक्त जितना भी उसने अवेयरनेस प्रैक्टिस की थी, सब धुंधली लगने लगी थी। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, ब्रीदिंग टेक्निक। उसने फोन निकाला, एक छोटा सा टाइमर लगाया, 2 मिनट का। फिर वहीं अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया, आंखें बंद की और अपने सांस पर ध्यान केंद्रित किया। गिनती की, 1, 2, 3, धीरे धीरे इनहेल किया, फिर 4 तक गिनकर एक्सहेल किया। कुछ देर तक वो बस इतना करता रहा, स्लो डीप ब्रेथ्स, सिर्फ सांस पर ध्यान, कोई जजमेंट नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं। पहले 2 मिनट में ही उसके शरीर में एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। धड़कन थोड़ी धीमी हो गई थी, माथे की शिकन थोड़ी खुलने लगी थी। उसने खुद से कहा, अभी सिर्फ ब्रीथ कर, बस सांस में लौटा। उसे समझ आया कि जब भी कोई इंटेंस इमोशन आता है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, गुस्सा हो या डर, वो बॉडी में पहले दिखता है। और अगर बॉडी को काम किया जाए तो माइंड अपने आप स्टेबल होने लगता है। इस बात को वो पहले भी सुन चुका था, द माइंड फॉलोज द ब्रेथ। लेकिन उस दिन उसे खुद पर इसका असर साफ दिखा। अब उसने रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने का फैसला लिया। हर सुबह उठने के बाद वो 5 मिनट खुद के लिए रखता, जहां वो किसी खास टेक्निक से सांस की अवेयरनेस करता। कभी कभी वो बॉक्स ब्रीदिंग करता, 4 गिनती सांस लेता, 4 गिनती रोकता, 4 गिनती सांस निकालता, 4 गिनती रोकता।
कभी 4 से 7 से 8 ब्रीथिंग, 4 तक इनहेल, 7 तक होल्ड और 8 तक एक्सहेल। यह सब कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन पावरफुल जरूर था। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि उसका इमोशनल रिएक्शन टाइम कम हो रहा था। पहले जहां कोई बात इंस्टेंटली हर्ट कर देती थी, अब उस हर्ट के और उसके रिएक्शन के बीच थोड़ा स्पेस आ गया था। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने गलती कर दी और बॉस ने सबके सामने समीर को डांट दिया। पहले होता तो समीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, दिल अंदर ही अंदर जलता और दिन भर वो उसी इंसल्ट के बारे में सोचता रहता। लेकिन इस बार जैसे ही वो सिचुएशन हुई, उसने खुद को एक छोटी सी स्पेस दी, एक डीप ब्रेथ ली और सिर्फ 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की। वो 1 सेकंड इतना कीमती था जिसने उसे रिएक्ट करने से बचा लिया। दिन के अंत में वो टेरेस पर बैठा और स्टिलनेस प्रैक्टिस की। कोई फोन, कोई बुक, कुछ नहीं, बस खुला आसमान, हल्की हवा और खुद की कंपनी। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, इतनी देर चुप बैठने का क्या फायदा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि जब हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। अब वो रोज दिन में कम से कम 10 मिनट स्टिलनेस प्रैक्टिस करता, कभी आंखें बंद करके, कभी बस खामोशी में बैठकर अपनी बॉडी और थॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए। एक बार नेहा से बात करते हुए उसे गुस्सा आ गया। कुछ पुरानी बातों को लेकर डिस्कशन हो गया और नेहा ने कहा, तुम अब खुद को बहुत ज्यादा सही समझने लगे हो। पहले समीर का ईगो हर्ट हो जाता और वो तुरंत कुछ तीखा जवाब देता, लेकिन उस वक्त उसने बस एक लंबा गहरा सांस लिया और कुछ भी कहने से पहले पॉज किया। उस पॉज में उसे समझ आया कि नेहा का कमेंट उसका रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उसका खुद का पर्सपेक्टिव था। और उस एक पॉज ने एक बड़ी लड़ाई को बचा लिया। उसे अब ब्रीदिंग और स्टिलनेस की रियल पावर समझ आने लगी थी। ये सिर्फ काल्मिंग टेक्निक नहीं थी, ये इमोशनल विजडम को एक्टिवेट करने का रास्ता था। अब वो जब भी ओवरवेल्म्ड फील करता तो खुद से कहता, ब्रीथ फर्स्ट, रिस्पॉन्ड लेटर। एक दिन शाम को वो एक लोकल मेडिटेशन सेशन में गया। वहां गाइड ने सबको कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी नाक के पास आती जाती हवा को ऑब्जर्व करो, बस वहीं रहो, कहीं और नहीं। समीर ने वहीं किया। शुरू में माइंड बार बार भटकता रहा, कल क्लाइंट को क्या बोलूंगा, आज खाने में क्या बनाना है, नेहा ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तरह तरह के थॉट्स आते रहे, लेकिन हर बार उसने अपने आप से कहा, थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, पर मैं वापस सांस पर लौट आता हूं। धीरे धीरे वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां बाहर की आवाजें, बॉडी की हलचल सब बहुत हल्की हो गई थी। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सेशन के बाद उसे लगा जैसे उसने अंदर कोई सफाई कर ली हो। उसका माइंड हल्का लग रहा था और दिल शांत। अब वो जान गया था कि ब्रीदिंग और स्टिलनेस सिर्फ एस्केप नहीं है, वो तो हीलिंग और क्लैरिटी की दिशा में डोरवे है। उसने अब खुद को एक रिमाइंडर बना लिया था, हर चैलेंजिंग मोमेंट में बस 3 डीप ब्रेथ्स लेना। ये छोटा सा प्रैक्टिस इतना पावरफुल हो गया था कि उसने बहुत से इमोशनल आउटबर्स्ट से खुद को बचा लिया। एक बार सबवे में कोई आदमी उससे टकरा गया और बदतमीजी से बोल गया। समीर का मन हुआ कि जवाब में कुछ कहे, लेकिन उसने बस अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया, 3 गहरी सांसें ली और चुपचाप मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, मेरे रिएक्शन से ही तय होता है कि यह घटना मेरे अंदर कितनी देर टिकेगी। अब समीर की जिंदगी बहुत अलग थी। उसके पास अब भी प्रॉब्लम्स आती थीं, डेडलाइंस, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स, लेकिन अब उसके पास एक पावरफुल टूल था, ब्रेथ एंड स्टिलनेस। उसने खुद के लिए एक शांत कोना बना लिया था, एक छोटा सा कॉर्नर उसके कमरे में, जहां वो रोज बैठता कुछ मिनट के लिए, बिना किसी एजेंडा के। वहां कोई डिस्प्ले नहीं था, कोई गैजेट नहीं, सिर्फ एक कैंडल और उसका मैट। वो स्पॉट अब उसका सैंक्चुअरी बन चुका था। वहां बैठकर जब वो सांस की गिनती करता तो उसे महसूस होता कि चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर एक शांत समंदर हमेशा मौजूद है, बस कनेक्शन की जरूरत है। अब जब दोस्त उससे पूछते, इतना बैलेंस्ड कैसे रहता है तू, तो वो मुस्कुराता और कहता, बस दिन में कुछ मिनट अपने अंदर बैठने की प्रैक्टिस कर ली है। शायद आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी लग्जरी है, खुद के साथ चुपचाप बैठ पाना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। समीर ने डायरी में एक दिन लिखा, ब्रेथ ने मुझे एंकर दिया और स्टिलनेस ने मुझे सच्चा मिरर दिया। अब मैं बाहर की दुनिया को समझने से पहले अंदर की दुनिया से जुड़ना सीख रहा हूं, और उस कनेक्शन में ही उसे असली फ्रीडम और काल्मनेस मिली, जो किसी प्रमोशन, रिलेशनशिप या अचीवमेंट से नहीं, बल्कि अपनी सांस और अपनी इनर साइलेंस से मिली।
राघव की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। गांव से शहर आकर उसने डिटैचमेंट और प्रेजेंस के बारे में जो कुछ सीखा था, उसने उसके सोचने, समझने और जीने का तरीका ही बदल दिया था। अब वह इमोशंस को पकड़कर बैठने वाला इंसान नहीं रहा था। लेकिन एक इंसान कितना भी शांत क्यों ना हो जाए, कुछ सिचुएशन जिंदगी में ऐसी आ ही जाती हैं जो हमारे अंदर की गहराई तक हलचल मचा देती हैं। इस बार की कहानी ऑफिस की है। राघव को उसकी कंपनी के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। यह मौका उसके लिए करियर डिफाइनिंग साबित हो सकता था, लेकिन साथ ही इसमें बहुत कंपटीशन भी था। उसके साथ एक और लड़का था, विवेक, बहुत स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और शार्प माइंड वाला इंसान। शुरू में राघव को खुशी हुई कि वह इतने कैपेबल इंसान के साथ काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते राघव को एहसास होने लगा कि विवेक के पास कुछ ऐसे इंटरनल कनेक्शंस हैं जिससे वह हर चीज में बाजी मार जाता है। राघव ने खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि उसका मेहनत करना शायद बेकार जा रहा है। धीरे धीरे उसमें एक बेचैनी पनपने लगी। मुझे ये प्रोजेक्ट लीड करना ही चाहिए, मैं ही इसके लिए बेस्ट हूं। लेकिन जब बार बार उसके आइडियाज को इग्नोर किया जाने लगा और विवेक को ज्यादा क्रेडिट मिलने लगा, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। रात को घर जाकर वह बहुत सोचता, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, फिर भी मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? वही राघव जो कभी माइंडफुल रहना सीख गया था, अब फिर से आउटकम से अटैच होने लगा था। उसे लगने लगा कि अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो शायद वो फेलियर कहलाएगा। और यहीं से उसने समझा कि चाहे कितना भी सीख लो, अटैचमेंट वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक रात उसने अपने छोटे से कमरे की लाइट बंद कर दी, खिड़की खोली और बाहर चांद को देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं काम कर रहा हूं आउटकम के लिए या खुद को साबित करने के लिए? उस रात उसे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उसे ये समझ आया कि वो काम तो दिल से कर रहा था, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन बदल गया था। अब वो रिजल्ट्स से जुड़ चुका था, आइडेंटिटी से अटैच हो गया था। उसे ये प्रोजेक्ट जरूरत लगने लगा था, जैसे कि बिना इसके वो अधूरा हो जाएगा। अगले दिन राघव ने कुछ देर पहले ऑफिस जाकर मेडिटेशन किया। बस नॉर्मल ब्रीथिंग, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई थॉट को पकड़ने की कोशिश नहीं, सिर्फ सांसों को महसूस करना। उसे फिर से अपने अंदर की शांति महसूस हुई। उसी दिन उसने डिसीजन लिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन आउटकम को पकड़कर नहीं बैठूंगा। फिर उसने खुद से एक पावरफुल टूल अप्लाई किया, रिफ्रेमिंग। उसने सोचना शुरू किया, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं भी मिला तो क्या होगा? मैं फिर भी अपने एफर्ट, लर्निंग और ग्रोथ को लेकर प्राउड हो सकता हूं। और अगर मिला तो भी मैं ग्राउंडेड रहूंगा। अब उसे ये समझ आ गया था कि जिंदगी में ज़रूरत और प्रेफरेंस में फ़र्क होता है। वो ये प्रोजेक्ट चाहता है लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी उसकी आइडेंटिटी कंप्लीट है। धीरे धीरे उसने हर सिचुएशन में ये लॉजिक अप्लाई करना शुरू किया। जब दोस्त से लड़ाई हो गई तो वो गुस्से से बाहर निकलने में जल्द कामयाब हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वो दोस्त के बिहेवियर से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। जब घर से किसी ने पैसे वापस नहीं किए तो उसने समझा कि एक्सपेक्टेशन को पकड़ने से केवल दुख होता है, रिलीज करने से क्लैरिटी मिलती है। राघव ने प्रोफेशनल लाइफ में भी यही अप्लाई किया। उसने खुद को एक लाइन में ट्यून किया, मैं हर रिलेशन, हर अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करूंगा। अब वो मीटिंग्स में रिलैक्स होकर बैठता, जजमेंट से दूर, सिर्फ अपने आइडियाज पर फोकस करता। और आयरॉनिकल बात यह हुई कि इसी डिटैचमेंट ने उसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया। एक दिन उसकी सीनियर मैनेजर ने कहा, राघव, तुम बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, तुमसे काम करवाना आसान लगता है क्योंकि तुम प्रेशर क्रिएट नहीं करते। वो सुनकर मुस्कुरा दिया। ये उसकी ग्रोथ की असली पहचान थी। रात को उसने अपने डायरी में लिखा, अटैचमेंट हमारी नीड्स को एक्सपेक्टेशंस में बदल देता है और एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंटमेंट में, लेकिन प्रेजेंस हमें सिर्फ अनुभव करने देता है, बिना कंट्रोल की कोशिश के। अब वो हर रिलेशन को एक मिरर की तरह देखने लगा, न पॉजेसिव होकर न उपेक्षा से। अगर कोई उसकी लाइफ में आया तो वेलकम, अगर गया तो पीस। राघव ने अपनी माँ से भी अब बात करना शुरू किया था, जो कभी उस पर शादी के लिए दबाव बनाती थी। अब वो काल्मली कहते, माँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लैरिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। और हैरानी की बात यह थी कि जब उसने अपनी बाउंड्रीज सेट की बिना किसी गिल्ट के, तब माँ ने भी उसे समझना शुरू किया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राघव की जिंदगी में कई बार अटैचमेंट वापस आया, लेकिन अब उसके पास टूल्स थे। वह मेडिटेट करता, ऑब्जर्व करता, रीफ्रेम करता और खुद को फिर से बैलेंस में लाता।
उसने समझ लिया था कि डिटैचमेंट कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है।